तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो होगा मिक्सचर एंड एलिगेशन। आज हम इस टॉपिक के बेसिक के बारे में पढ़ेंगे, देखेंगे प्रैक्टिकल लाइफ में इसका क्या यूसेज है और इसके बेसिक कॉन्सेप्ट और इसकी अलग अलग टेक्निक्स जो इस्तेमाल होती हैं क्वेश्चंस में, उन सब के बारे में समझेंगे। तो बच्चे, मिक्सचर और एलिगेशन दो अलग अलग वर्ड्स हैं। मिक्सचर तो एक डेफिनेशन है, एक सब्जेक्ट बोल सकते हो, और एलिगेशन ये एक टेक्निक का नाम है। देखते हैं दोनों में क्या डिफरेंस है। जब हम बात करते हैं मिक्सचर की, तो मिक्सचर एक ऐसा आप कॉम्बिनेशन बोल सकते हो, इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर इंग्रेडिएंट्स, ऑफ टू एंड मोर इंग्रेडिएंट्स। जब इन इंग्रेडिएंट्स का, ऑब्वियस सी बात है, इन इंग्रेडिएंट्स का एक डिफरेंट डिफरेंट रेशो होगा। ठीक है, मान लेते हैं कोई एक मिक्सचर है M1, उसमें दो इंग्रेडिएंट्स हैं A और B। ऐसे ही एक मिक्सचर है M2, उसमें दो इंग्रेडिएंट्स हैं C और D। ठीक है, तो अब इन दोनों का मिक्सचर वन में अगर A/B मान लो 3/2 में है, ऐसे C और D में मान लीजिए 3/5 में है। ठीक है, इस चीज को बोला जाता है मिक्सचर। जब किसी मिक्सचर में जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं उनका रेशियो फिक्स कर दिया जाए, तो ऑब्वियस सी बात है एक आपका मिक्सचर भी स्पेसिफाई हो जाएगा। उस स्पेसिफाइड मिक्सचर में जहां पर रेशियो फिक्स है, उस चीज को बोलते हैं कंपाउंड। हम उसी चीज से घिरे हुए हैं, डिफरेंट कंपाउंड से घिरे हुए होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल CO2 है, H2O है, ये सब क्या है? कंपाउंड्स हैं। जहाँ पर आपका जो मिक्सचर है उसमें जो जो भी उनके कंपोनेंट्स हैं वो उनकी मात्रा फिक्स्ड है। एक कार्बन होगा, दो ऑक्सीजन होंगे, ऐसे ही दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। ठीक है, तो इन सबको एक डिफरेंट डिफरेंट मिक्सचर्स को, इन कंपाउंड्स को एक नाम दे दिया जाता है। फिलहाल हम कंपाउंड्स की बात ना करके मिक्सचर्स की बात करते हैं। हम अपनी रियल लाइफ में मिक्सचर्स से घिरे हुए हैं, हम अलग अलग मिक्सचर्स बनाते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर आप बात करो, एक लेमनेड है। ठीक है, गर्मियों का मौसम चल रहा है, आप लेमनेड पीना चाहते हैं, तो लेमनेड में क्या करेंगे आप? भाई कुछ आप लेमन लेमन जूस रखेंगे, ठीक है, कुछ वाटर ऐड करेंगे और उसमें कुछ अपने हिसाब से शुगर ऐड करेंगे। तो ये क्या है? एक मिक्सचर है जहाँ पर अपने स्वाद के हिसाब से, किसी को ज़्यादा खट्टापन चाहिए, किसी को मीठापन ज़्यादा चाहिए। ठीक है, तो अपने स्वाद के हिसाब से सब अलग अलग कंटेंट का अलग अलग इसमें क्वांटिटीज डालेंगे और उसी के हिसाब से इनकी रेशो होगी इस मिक्सचर में। ठीक है, तो किसी एक लेमिनेट में अगर हम बात करेंगे तो उसमें 3 कंटेंट्स हैं और तीनों की अलग अलग रेशो है। ठीक है, XYZ इनकी रेशो मान लो ऐसे। ठीक है, तो ये एक मिक्सचर है। ठीक है, ऐसे ही अलग अलग मिक्सचर्स भी होते हैं, जैसे कि हम नॉर्मली पहले भी बात कर चुके हैं कि जैसे एक कंक्रीट का मिक्सचर होता है। ठीक है, वो भी एक मिक्सचर ही है, जहां पर आप क्या कर रहे हो? सैंड ले रहे हो, सीमेंट ले रहे हो, वाटर ले रहे हो, कंक्रीट ले रहे हो। ठीक है, तो वहां पर भी है, हम दो अलग अलग दालें मिक्स करके बनाते हैं। ठीक है, तो वो भी तो मिक्सचर हुआ। दो अलग अलग दालें लेके आप मिक्स कर देते हो, दाल A दाल B, उनको मिक्स करके बना दिया। ठीक है, तो वो भी तो एक मिक्सचर है। अब बात करते हैं एलिगेशन की। एलिगेशन क्या होता है? अगर आप बच्चे के एक मिक्सचर बना रहे हो, जैसे मैंने बोला कि आप मिक्सचर बना रहे हो, मिक्सचर में दो अलग अलग कंपोनेंट्स हैं, सबकी अलग अलग प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप कंक्रीट बना रहे हो, कंक्रीट जैसे नॉर्मल एक बनाते हैं, कंक्रीट बना रहे हो, ठीक है, तो उसमें कुछ सैंड होगा, कुछ सीमेंट होगा, कुछ वाटर होगा और कुछ बजरी होगी, यानी कि पेबल्स होंगी। ठीक है, तो आप अलग अलग बिल्डिंग्स के लिए अलग अलग टाइप ऑफ कंक्रीट यूज होता है। ठीक है, किसी में सैंड कंटेंट ज़्यादा होगा, किसी में सीमेंट कंटेंट ज़्यादा होगा, किसी में वाटर कंटेंट कम या ज़्यादा होगा। ठीक है, तो इनके हिसाब से कंक्रीट की प्रॉपर्टीज भी चेंज होती हैं। ठीक है, आप कंक्रीट की कुछ प्रॉपर्टीज भी चेंज होती रहती हैं। आपको एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी का अगर कंक्रीट चाहिए, ठीक है, तो आप क्या चाहते हो कि भाई उस कंक्रीट में इतने परसेंट, X% आपको सैंड चाहिए, Y% आपको सीमेंट चाहिए, या वाटर चाहिए आपको इतने परसेंट। ठीक है, तो उस हिसाब से आपको एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी के लिए किस किस रेशो में कौन कौन सी चीज चाहिए, उस रेशो को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं? एलिगेशन लगाते हैं।
ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक और एग्जाम्पल है, मेडिसिनल फील्ड में भी एलिगेशन का यूज होता है, इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन। ठीक है, आपको पता है एक सॉल्ट है ए, एक सॉल्ट है बी। ठीक है, ए सॉल्ट से अगर आप देख लो कि आपको क्या चाहिए, ए सॉल्ट से आपको क्या चाहिए कि आपकी जो बॉडी पेन है, अगर ये सॉल्ट होगा तो आपका बॉडी पेन दूर होगा। ठीक है, आपकी बॉडी पेन दूर होगा, या फिर इसको सिर दर्द होगा, हेडेक वगैरह को आपको कम कर देगा। ठीक है, इनको बोलते हैं क्या है, एनाल्जेसिक बोलते हैं। ठीक है, और बी कंटेंट है, इसको क्या बोलते हैं, ये आपका फीवर कम कर देगा। ठीक है, ऐसी चीजों को क्या बोलते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटीपायरेटिक, सॉरी, एंटीपायरेटिक। आप इन दोनों को मिक्स कर देना चाहते हो, आप चाहते हो ऐसी दवाई बनाऊं जिसमें एनाल्जेसिक भी हो और एंटीपायरेटिक भी हो। ठीक है, तो एक कुछ प्रॉपर्टीज इसकी हों, ठीक है, 60% इसकी हों, 40% इसकी हों। ठीक है, हो सकता है इस दवाई में जो ए सॉल्ट है, इसमें हो सकता है एनाल्जेसिक आपका 20% ही है, इसमें हो सकता है आपका जो एनाल्जेसिक है वो 10% है, ज़्यादातर 90% काम ये फीवर रुकने का करता है। ठीक है, तो आप ऐसी मेडिसिन बनाना चाहते हो जो दोनों का काम करे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल पैरासीटामोल, डोलो, बहुत सी दवाइयाँ ऐसी आती हैं, क्रोसिन है, सब क्या है, सिर दर्द में भी यूज़ होती हैं, बुखार में भी यूज़ होती हैं, बहुत सी दवाइयाँ हैं, इबुजासिक प्लस है। सब दवाइयाँ आप देखे हो, रियल रियल लाइफ में देखते हो, अलग अलग कंटेंट के जैसा हम सॉल्ट बनाएंगे, उसके कंटेंट के हिसाब से, मतलब जिस दवाई में जिसका कंटेंट ज़्यादा होगा वो उस चीज़ पे ज़्यादा फायदा करेगी। अब डोलो में एंटीपायरेटिक ज़्यादा है, हालांकि उससे बॉडी एक में भी रिलीफ मिलेगा, बट कम है, उसका ज़्यादा ध्यान कहाँ की तरफ है, एंटीपायरेटिक की तरफ, एंटीपायरेटिक होने की तरफ है। ठीक है, तो इसमें क्या, अगर आपको दो अलग अलग मेडिसिन, दो अलग अलग सॉल्ट हैं और उनमें दो अलग अलग चीजें, दो अलग अलग उनकी प्रॉपर्टीज हैं, बट आप उनको इस हिसाब से मिलाना चाहते हो कि आपको कुछ स्पेसिफिक मिल जाए कि भाई इतना ये इतना है, तो उनकी क्या रेशो होगी, किस रेशो में ये दोनों मिलाए जाएं, उस चीज को फाइंड करने का तरीका होता है एलिगेशन। ठीक है, एक एग्जांपल करके हम देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके पास एक क्लास है, ठीक है, उसमें टोटल जो स्टूडेंट हैं वो मान लीजिए n है। ठीक है, मान लेते हैं कि उसमें जो n बच्चे हैं उनकी जो एजेस हैं, ठीक है, एजेस का जो सम है, वो टोटल सम जो अगर आप एजेस का देखोगे तो मान लो वो x है। ठीक है, तो उनका जो एवरेज हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, x/n। ऐसे ही अगर आप चाहते हो, उनमें से इस क्लास में क्या होगा, कुछ बॉयज होंगे और कुछ गर्ल्स होंगी। मान लें बॉयज n1 है और गर्ल्स n2 है। ठीक है, ऐसे ही बॉयज का जो सम है, बॉयज का जो एजेस का सम है वो x1 मान लो। ठीक है, नंबर क्या है n1, तो a1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, x1/n1। ठीक है, और जो गर्ल्स हैं, ठीक है, उनका जो एवरेज इस हिसाब से क्या हो जाएगा, x2/n2। ठीक है, तो मान लेते हैं बॉयज का जो एवरेज एज आ रहा है वो a1 आ रहा है, गर्ल्स का एवरेज एज a2 आ रहा है। तो अगर इस चीज को आप लिखना चाहते हो तो क्या इस हिसाब से ऐसे नहीं लिख सकते हैं कि टोटल जो a1 + a2 है, सॉरी, टोटल जो x1, जो बॉयज की एज का टोटल सम था और गर्ल्स की एज का टोटल सम था, वो किसके बराबर होगा, टोटल एज के बराबर। ठीक है, टोटल एज ऑफ द होल क्लास। अब इस चीज को आप कैसे लिख सकते हो, a1 × n1 + a2 × n2 it should be equal to overall average into number of total number of students। अब यहाँ पर a को आप लिख सकते हो ना, a1 + a2, सॉरी, ओवरऑल एवरेज इनटू टोटल नंबर ऑफ जो स्टूडेंट्स है वो किसके बराबर होंगे, नंबर ऑफ बॉयज प्लस नंबर ऑफ गर्ल्स के। तो यहाँ पर देखिए a1n1 + a2n2 इज इक्वल्स टू a n1 + a n2। अब आप n2 को उधर ले जाइए और n1 को इधर ले आइए। ठीक है, तो आपका क्या आ जाएगा, a2n2 - a n2 इज इक्वल्स टू a n1 - a1n1।
कॉमन ले लीजिए n2 को, तो क्या हो जाएगा a2 माइनस ए, और n1 को कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा a माइनस a1। तो n2 बाई a1 n1 की वैल्यू क्या आ जाएगी a माइनस a1 ओवर a2 माइनस a। तो हम इस चीज को कुछ अलग तरीके से भी लिख सकते हैं कि टोटल क्लास रिप्रेजेंटेशन का तरीका बदल रहे हैं, सिर्फ बच्चों बात वही करेंगे। टोटल क्लास में n बच्चे थे और उनकी जो ओवरऑल एवरेज थी वो थी a, ठीक है। जिस टोटल क्लास दो बंदों को, दो तरह के एंटिटीज थी, उसमें बॉयज और गर्ल्स। बॉयज थे n1, गर्ल्स थी n2, और उनकी जो रेस्पेक्टिव एवरेज थी वो a1 और a2 थी। तो अगर आप देखिए दो एवरेजेस के बीच की, ये दो एवरेजेस का भी एवरेज निकाल रहे हैं, ठीक है, यानी कि दो एंटिटीज के बीच की कोई एंटिटी निकाल रहे हैं। तो a1 और a2 के बीच में था a, ठीक है। अगर आप देखें इस फॉर्मूले को ध्यान से देखिए, इस चीज का मतलब क्या हुआ, अगर a माइनस a1 हो रहा है तो इसका मतलब क्या है कि a बड़ा है a1 छोटा है, ठीक है। नंबर तो पॉजिटिव ही आएंगे ना बच्चे, नंबर कभी भी नेगेटिव में नहीं जा सकता, -3 -5 थोड़ा ना बोलोगे, ये पॉजिटिव रहेंगे। ये पॉजिटिव है, इसका मतलब a1 छोटा है a बड़ा है, ठीक है। तो मतलब ये रहा स्मॉलेस्ट और ये रहा मिडल वाली चीज। ऐसे ही a2 बड़ा है और a छोटा है और ये सबसे लार्जेस्ट नंबर है। तो एक स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट नंबर के बीच की वैल्यू निकालने के लिए, मतलब दो एवरेजेस के बीच का भी एवरेज निकाला है हमने, ठीक है। एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी चाहिए थी हमें, ठीक है। तो a माइनस a1 यानी कि a माइनस a1 की वैल्यू कितनी आ गई है n1। ऐसे क्रॉस में चल रहे हैं, वर्टिकली अपोजिट बनाएंगे, क्रॉस में चल रहे हैं। a माइनस a1 की वैल्यू आ गई थी n1, ऐसे ही a2 माइनस a की वैल्यू कितनी आ गई है, सॉरी a माइनस a2 की वैल्यू, a माइनस a1 की वैल्यू कितनी आ गई थी n2, और a2 माइनस a की वैल्यू आ गई है n1। तो इसके जो एवरेज थी इसके नीचे वाला, और जो एवरेज थी इसके नीचे वाला, ठीक है। तो बॉयज का और गर्ल्स का जो नंबर का रेशियो आएगा वो किसके बराबर आ जाएगा, n1 ओवर n2 के। बस ध्यान ये रखना है कि जो ओवरऑल एवरेज निकालना चाहते हैं ये दोनों टर्म्स के बीच वाली हो, और हमेशा बड़े में से छोटा माइनस करना है, ठीक है। और ऊपर वाले बॉयज लिखा हुआ है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग सबसे नीचे n1 और गर्ल्स के नीचे कॉरेस्पॉन्डिंग n2। आप इस चीज को अगर देखना चाहते थे तो इसी चीज को दोबारा लिख के देख लेते हैं कि बॉयज का एवरेज था a1, गर्ल्स का एवरेज था, ये बटा में नहीं है बच्चे, ये सिर्फ हाईलाइट किया हुआ है, गर्ल्स का एवरेज था a2, ओवरऑल एवरेज हमें a चाहिए थी, ठीक है। तो इन दोनों को माइनस कर दीजिए और n1 और n2 आ जाएगा। n1 और n1 किसके बराबर होगा भाई, a1 और a2 के बीच में a है ना, तो a अगर a2 से बड़ा है, ठीक है, या फिर a2 a से बड़ा है, तो क्या हो जाएगा n1 इज इक्वल टू a2 माइनस a। अगर a2 a से बड़ा है यानी कि a a2 से छोटा है, तो a अगर a2 से छोटा है तो सिंपल सी बात है a1 से अपने आप ही बड़ा होगा, क्योंकि इन दोनों के बीच की टर्म है। तो n2 क्या हो जाएगा, a माइनस a1। तो आप यहाँ पे एलिगेशन लगा के इस चीज का सोल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। ऐसे ही कई बार हमें रेशो दी होती है, हमें ये पता करना होता है कि बीच वाला एवरेज, बीच वाली टर्म क्या आएगी, या फिर कभी कभार ये तीन चीजें दे रखी हुई, n1 n2 और ये दे रखा है, a2 भी दे रखा है, a1 फाइंड आउट करने को बोल देते हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से कुछ एलिगेशन होता है। आई होप आपको ये बेसिक समझ में आए होंगे, और हम आगे के क्वेश्चंस भी कुछ करेंगे जो नो भी हमारी नेक्स्ट क्लासेस होंगी, ठीक है। फुल लेंथ क्लासेस में हम इसके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और कुछ नए नए क्वेश्चंस भी करेंगे। आई होप आपको बेसिक समझ में आए होंगे।